कि विश्व में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका देन वो सच 100 एंड 100 कंट्रीज़ हैं। लेकिन मैं आज बता दूंगा इस माध्यम से कि कैसे भारत विश्वगुरु रह चुका है और कैसे भारत के द्वारा ही दिए गए पहली बार जो कुछ सिद्धांत हैं, जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उसके आधार पर ही आज मॉडर्न इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। अगर देखें तो मैथ्स की बात कर ले, तो मैथ्स की अगर बात करेंगे तो छंद शास्त्र में आचार्य पिंगल द्वारा जो लिखा गया है, पहली बार जीरो का उल्लेख किसने किया? आचार्य पिंगल द्वारा। ब्रह्मसूत्र सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा हुआ, पहली बार मेंसुरेशन, अलजेब्रा और अर्थमेटिक का उल्लेख हो रहा है। आर्यभट्ट का जो सिद्धांत है उसमें पहली बार विश्व को शून्य का सिद्धांत मिला। इसी तरह डेसिमल सिद्धांत पहली बार दिया आर्यभट्ट ने। एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योमेट्री का सिद्धांत हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात हो, वो आर्यभट्ट ने कहा विश्व में पहली बार। अगर इसी तरह देखें तो एक भास्कराचार्य द्वारा रचित पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, इसमें पहली बार पाई का मान बताया गया विश्व को। सल्व सूत्र जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख है, बाद में इसका नाम पड़ा पाइथागोरस। सल्व सूत्र ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया। इसके श्रीधराचार्य द्वारा जो पुस्तक लिखा गया त्रिसिद्ध का, इसमें मिक्सर का जो मिश्रण होता है ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना मिश्रण, वो उसका उल्लेख कहा गया। उसी तरह महावीराचार्य द्वारा जो लिखा गया गणित सार है उसमें क्या है? सिंपल इंटरेस्ट की बात है, यानी मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, उसका उल्लेख है। चलिए फिजिक्स में अगर पहुंचते हैं हम लोग, तो फिजिक्स में वैशेषिक दर्शन जो कनाद का है उसमें ग्रेविटेशन का उल्लेख है। ग्रेविटेशन का उल्लेख किसमें है और ये कब हो रहा है? उसके हजारों हजार साल बाद नए ग्रेविटेशन के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिली, जबकि इसका उल्लेख पहले किया जा चुका था। इसी तरह केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कनाद का ही वैशेषिक दर्शन है, उसमें अणु और परमाणु, एटम और मोलिकुल की बात हो रही है। नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, इसमें मेटल, मेटलॉइड, उसका रिफाइनिंग कैसे मेटल का किया जाएगा, एलॉय, इसके बारे में उल्लेख है। यानी केमिस्ट्री का बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें है। एस्ट्रोलॉजी की अगर बात कर ले तो वापदेव जो आचार्य वापदेव थे, इन्होंने पहली बार जुपिटर ग्रह, बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया। इसी तरह वेन ने पहली बार वेनस ग्रह के बारे में बताया, जो विश्व में पहली बार बताया जा रहा है। इसी तरह अगर बात करें कि इंडियन मैथोलॉजी, बहुत सारा मैथोलॉजी है जिसमें सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो लौह स्तंभ जो दिल्ली में है वो, उसमें आज तक जंग नहीं लगा और ये विश्व के लिए आज भी साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। इस पर बहुत सारे शोध जारी है, लेकिन इसका पता नहीं लग पाया कि आखिर ये ऐसे किस तरह तैयार किया गया था कि आज तक ये खुले में रहने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और अंत में मेडिसिन, जिसे तो विश्व ने लगभग स्वीकार ही लिया है, इसमें क्या है? सबसे पहले पतंजलि योग का जनक, इसे तो माना जा चुका है कि योग का जनक भारत है और भारत में पतंजलि योग का जनक। इसी तरह धन्वंतरि आयुर्वेद का जनक है। चरक संहिता, जो चरक जो थे वो विश्व के पहले सर्जन माने जाते हैं। उसी तरह सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने लिखा विश्व का पहला कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत। और सलिहोत्र संहिता, जिसमें पहली बार पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे भारत विश्वगुरु था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, भारत विश्वगुरु रह चुका और इसी पर आधारित है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस। अब इसका आधार अगर भारत है तो क्यों नहीं भारत अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करे विश्व में कि आज जो भी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसका आधार कहीं ना कहीं हमसे लिया गया। और भारत को इस दिशा में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना है, हम सबों को प्रयास करना है। हमारी जो गौरवमय इतिहास है, हमारा जो धरोहर है, एंशिएंट पीरियड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, लेकिन ये इतना इन्फॉर्मेशन है इसमें, और जो भी मैं बातें रखूँगा वो सारा विथ प्रूफ रखूँगा। मैं सारे ऐसे प्रूफ को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा जो रिटन फॉर्मेट में है। इसीलिए आज चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हम विश्वगुरु थे। और आज जो मॉडर्न इनोवेशन की बात आती है, साइंस एंड टेक की बात आती है, तो कैसे यूरोप, चाइना या फिर यूएसए ओवरटेक करके विश्व में ये मैसेज देने में सफल रहा है कि वो विश्व को नई दिशा की ओर ले जा रहा है। लेकिन मैं आज अभी साबित कर दूंगा कि यूरोप हो, यूएसए हो या चाइना हो, उसके इन्वेंशन, डिस्कवरी या इनोवेशन में इंडिया के जो थ्योरीज चले आ रहे थे एंशिएंट पीरियड से, उसका क्या रोल है, और उस रोल को मैं अभी आपके सामने रखूँगा। तो आज का जो टॉपिक होगा, हम लोग क्या बात करेंगे कि क्या हम जो विश्वगुरु थे और अपनी पहचान को गुलामी के कारण खो दिए थे, क्या फिर से हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी पहचान को विश्व के समक्ष बताना होगा, रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो विश्वगुरु भारत था, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी आपके सामने जो है ना, ये प्रूफ करूँगा, विश्वगुरु भारत रह चुका है, इसमें कहीं कोई दो मत। लेकिन जब आज की बात आती है तो क्या हो जाता है कि जब मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो क्या होता है, जैसे ही
मॉडर्न साइंस एंड टेक की बात आती है तो क्या हो जाता है, सीधे सीधे हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, तो सीधे हम पहुँच जाते हैं यूएसए, पहुँच जाते हैं यूरोप और आजकल चाइना। इन तीनों ने क्या किया, बेसिकली यही 3 कंट्री को फोकस कर रहा हूँ। इन तीनों में क्या है कि इन तीनों ने अपने जो इन्वेंशन, आविष्कार थे, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इनोवेशन, इससे क्या किया कि विश्व को ये समझाने में सफल रहा कि आज जो भी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा है। किसका? तो यूएसए, यूरोप एंड चाइना का। लेकिन मैं यह साबित करूंगा कि जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यूएसए, यूरोप या चाइना बात कर रही है, ये इसका जो आधार है कहाँ से और कैसे हम इंडियन एंशिएंट पीरियड में विश्वगुरु रह चुके हैं। चलिए अभी एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अब ये बताइए चलिए कि वर्ल्ड का पहला, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, वर्ल्ड का पहला प्लैन्ड सिटी, आप लोगों ने नाम बता दिया होगा। चलिए कुछ सवाल पहले, वर्ल्ड का पहला प्लैन्ड सिटी, ठीक है। इसके बाद खाद्य पदार्थ जो है उसका स्टोरेज सिस्टम, यानी जो आज का जो स्टोरेज है, स्टोरेज सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम कहाँ से है? तो स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम 2। फिर आप देख लीजिए सारा में डॉकयार्ड, डॉकयार्ड हो गया। इसके बाद हो गया कि प्रिजर्वेशन टेक्निक जो था, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने का तरीका जो था वो क्या था? प्रिजर्वेशन टेक्निक। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। केवल ये 5 मात्र उदाहरण है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों का हल ढूंढिए तो तुरंत आपको अभी पता चलेगा। सबसे पहले देखिए क्या है, ये जो प्लांट सिटी की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला प्लांट सिटी था वो कहाँ था? मोहनजोदाड़ो था ना। ये कहाँ से आया? ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखिए कि जब लोग लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय क्या चल रहा था? कांसा चल रहा था, तांबा चलने लगा था। तो अब बताइए, यानी कि ब्रास चलने लगा था, कॉपर चल रहा था, और तभी क्या सभ्यता चल रही थी? तो जो पाषाण सभ्यता यानी पत्थर वाली सभ्यता। उस समय जब विश्व डेवलप होना शुरू भी नहीं किया था, उस समय हमारे यहाँ प्लैन्ड सिटी था। प्लैन्ड सिटी क्यों था? मोहनजोदाड़ो, इसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी परिचित ही है। प्लैन्ड सिटी, इसके स्टोरेज सिस्टम, आप जानते हैं स्टोरेज सिस्टम भी मिला कहाँ? तो इसी मोहनजोदाड़ो में क्या मिला? स्टोरेज सिस्टम मिला। डॉक यार्ड, वर्ल्ड का पहला डॉक यार्ड कहाँ था? तो लोथल, ये गुजरात में है ना। ये प्रिजर्वेशन टेक्निक, आप जानते हैं आज प्रिजर्वेशन टेक्निक का सबसे आसान तरीका क्या होगा? कोई उसके केमिकल मिला दिया जाता है या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। प्रिजर्वेशन टेक्निक उस समय क्या था कि प्राकृतिक था, नेचुरल प्रिजर्वेशन टेक्निक था, क्योंकि जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षित करना होता था। तो उस समय ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ड्रेनेज सिस्टम, आप जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इतना पुख्ता था कि आज भी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज से लगभग 3,500-4 हज़ार के साल के बाद भी हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज का ड्रेनेज सिस्टम से बेटर था ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का। तो ये तो बता रहा है कि कैसे हमारी स्थिति रह चुकी है हिस्ट्री में, एंशिएंट पीरियड में इंडिया क्या रह चुका है, ये तो बताने के लिए काफ़ी है। अब देखिए क्या है, मैंने कहा था कि मैं जो भी बातें रखूँगा ये सिर्फ मॉडर्न साइंस एंड टेक की बात नहीं है कि हम यूएसए, यूरोप या चाइना के इनोवेशन, इन्वेंशन या डिस्कवरी को मान ले। यहाँ चलिए इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम सब्जेक्ट वाइज मैं इसको बता दूंगा। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं, चलिए कि मैथ्स। मैथ्स में हमारी क्या स्थिति थी? मैथ्स में हमारी क्या स्थिति थी? चलिए एक सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग। और ये क्या है, मैथ्स के बारे में जो लिख रहे हैं ये किस समय की बात कर रहे जान रहे हैं? जब सब थ्योरी नया दिया जा रहा था। आज थ्योरी से भरा पड़ा है मैथ्स, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं? जब थ्योरियाँ हमारे सामने आ रही थी। आपको मैं ये सारा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा।
अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है कि एक पुस्तक का नाम है, मैंने कहा था प्रूफ के साथ बताऊंगा, एक पुस्तक का नाम है छंद शास्त्रम। छंद शास्त्रम, ये छंद शास्त्रम पुस्तक जो है, इसके जो रचयिता आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल, सारा प्रूफ के साथ अभी आपको मिलेगा। सारा सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा कि कैसे इंडिया इसका शुरुआत किया और आज विश्व इंडिया को न मानकर यूएसए, यूरोप या चाइना का ऋणी हो गया। जबकि ये इसका जो सिद्धांत है, इसका जो थ्योरी है, इसका इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी का जो स्रोत है ना, वो हमसे लिया गया है, इसीलिए तो हम विश्वगुरु थे। छंद शास्त्रम, छंद शास्त्रम के आचार्य पिंगल द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में जानते हैं पहली बार, देखिए क्या है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हो रहा है पहली बार जीरो यानी शून्य का उल्लेख। समझ रहे हैं, पहली बार जीरो का उल्लेख कहाँ हो रहा है? छंद शास्त्र में। ये पुस्तक कहाँ है? आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र पुस्तक। अब बताइए, जीरो के बिना हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, विशेषकर काउंटिंग सिस्टम में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर जो कोई भी सेक्टर हो। आप किसी भी सेक्टर चले जाइए, आप एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, जियोमेट्री में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में आपको जीरो एकदम मस्ट मिलेगा। ये जीरो का ये शुरुआत यहाँ देखिए कहाँ से मिल रहा है हमको, तो इसका उल्लेख मिल रहा है छंद शास्त्र में। अब आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक आप अच्छी तरह से जानते हैं, ब्रह्म सूत्र सिद्धांत। ब्रह्म सूत्र सिद्धांत, ब्रह्म सूत्र सिद्धांत जो है, ये लिखा हुआ है ब्रह्मगुप्त द्वारा। लिखा गया है किसके द्वारा? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया। और जानते हैं इस पुस्तक में उल्लेख किसका है पता है? उल्लेख है बीजगणित का, उल्लेख है अलजेब्रा का, उल्लेख है मेंसुरेशन का। अब बताइए, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत जो है, ब्रह्मसूत्र सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित, इसमें उल्लेख है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन जान रहे, क्षेत्रमिति। फिर बात कर लेता अलजेब्रा। अलजेब्रा ये हो गया बीजगणित, बीजगणित और अर्थमेटिक, अंकगणित। ये हो गया अंकगणित। अब देखिए इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? ब्रह्मसूत्र सिद्धांत में। और इसी पे इसी पे तो आधारित है पूरा का पूरा का जो सिस्टम चल रहा है, इसी पे था। किसी न किसी तरह से इनोवेशन, इन्वेंशन हो या डिस्कवरी हो, तो इसी पे आधारित होता है। और इसका सोर्स कहाँ है? तो ब्रह्मसूत्र सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। अब चलिए आ जाते हैं एक बहुत ही लोकप्रिय नाम जिसे हम सभी भारतीय जानते हैं, और इसका पुस्तक का नाम है आर्यभट्टयम। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने किसकी बात की। आर्यभट्टयम यानी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। अब क्या बोलिएगा आर्यभट्ट के बारे में? आर्यभट्ट जो थे एक महान गणितज्ञ थे, ज्योतिष का ज्ञान था इसे। तो इन्होंने जो इन्वेंशन, इन्होंने जो कहा, वो पहली बार, देखिए यहाँ जो भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ वो पहली बार दुनिया में आ रहा है। जीरो का उल्लेख हो, मेंसुरेशन का उल्लेख हो, अलजेब्रा का उल्लेख हो, अर्थमेटिक का उल्लेख हो, ये पहली बार हुआ। इसी तरह आर्यभट्ट में भी देखेंगे हम लोग। इन्होंने क्या दिया पता है? इन्होंने दिया शून्य का सिद्धांत, थ्योरी, जो थ्योरी है जीरो का, वो सिद्धांत इन्होंने ही दिया, शून्य का सिद्धांत। जीरो के बारे में जो थ्योरी दिया, ये दिया। पहली बार जीरो शब्द का उल्लेख आचार्य पिंगल ने किया था, लेकिन थ्योरी को किसने दिया था? आर्यभट्टयम, आर्यभट्ट ने। इसके बाद चलिए, इसने दिया दशमलव पद्धति जो है, इन्होंने ही दिया है, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। इसने ज्योतिष के बारे में उल्लेख किया है, एस्ट्रोलॉजर, ये से पहला एस्ट्रोलॉजर भी माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान कौन बता रहा है पहली बार? आर्यभट्ट। एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने जियोमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में भी बताया, ज्यामिति सिद्धांत,
ज्योमेट्री सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो देखिए जब बात कर रहे हैं पहली बार उल्लेख का, तो कौन कर रहा है, तो हमारे यहाँ किसका संबंध है, तो इंडियन का। अब इंडियन में कौन, तो आचार्य पिंगल हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, आर्यभट्ट हो गए। आर्यभट्ट ने ही बताया था सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में, यानी आर्यभट्ट ने किसके बारे में बताया था, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पहली बार बता रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आज के लिए सुना हुआ है, लेकिन उस समय अगर कोई बता रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो कितनी बड़ी बात होगी, जिसको लेकर साइंस आगे बढ़ा। तो ये सिद्धांत किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का जो पुस्तक है आर्यभट्ट, ये बहुत बड़ा स्रोत है। अब चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बताते हैं मैथ्स के बारे में ही। एक पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि, मैथ्स का ही चल रहा है अभी। सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, ये जो पुस्तक है इसके रचयिता जो है, उसके रचयिता है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य इन्होंने, जानते हैं, इन्होंने ही बताया किसके बारे में, तो इन्होंने बताया पाई का मान। पाई का मान पहली बार बताने वाला कौन, भास्कराचार्य। विश्व में पाई का मान पहली बार बताने वाला कौन हो गया, तो भास्कराचार्य। ये हो गया सिद्धांत शिरोमणि। अब ये सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक है ना, इसी का ही अलग अलग भाग है जिसको आप जानते हैं, जैसे लीलावती, इसके बीज गणित, गणिताध्याय, ये सब जो पुस्तक है वो सिद्धांत शिरोमणि का ही पार्ट है, जो कि भास्कराचार्य द्वारा रचित है। इसमें पाई का मान पहली बार कौन बता रहा है, तो सिद्धांत शिरोमणि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शल्व सूत्र। ये शल्व सूत्र जो है, शल्व सूत्र रचयिता बोधायन। शल्व सूत्र, जो शल्व सूत्र में पहली बार क्या हो रहा है जान रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय जान रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख पहली बार कहाँ, शल्व सूत्र में है। इसके रचयिता बोधायन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्विकली भी करना होगा क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया है, तो इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा समय तो देना होगा, लेकिन क्विकली हम अप्रोच लेकर आगे बढ़ेंगे। त्रिशीतका श्रीधराचार्य का रचित है ये, त्रिशीतका। इसके रचयिता है श्रीधराचार्य। जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेटेड जो भी इंडिया को लेकर जो थ्योरीज वगैरह आए हैं एंशिएंट इंडिया से जुड़ा हुआ, उसको अभी आपके समक्ष रख रहे हैं। तो त्रिशीतका जो बुक है वो श्रीधराचार्य द्वारा रचित। इसमें क्या है, इसमें पहली बार मिश्रण के बारे में बता रहा है, मिक्सचर। विश्व में पहली बार मिक्सचर के बारे में बताया, किसमें बताया जा रहा है, तो त्रिशीतका श्रीधराचार्य द्वारा रचित पुस्तक है। गणित सार, ये महावीराचार्य द्वारा रचित है, गणित सार। महावीराचार्य। और ये जान रहे हैं किसके बारे में बात कर रहा है, ये पहली बार बता रहा है किसके बारे में, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। पढ़ते हैं ना मैथ में, इसी में उन्हें मूलधन, मिश्रधन, ब्याज सबके बारे में उल्लेख किया। पहली बार उल्लेख हो रहा है ये, तो मैथ्स के बारे में देख रहे हैं, पहली बार ये उल्लेख आ रहा है, विश्व में पहली बार ये उल्लेख आ रहा है, इसीलिए तो हम विश्वगुरु थे। मैथ्स का हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए देखते हैं फिजिक्स का, भौतिक के बारे में। फिजिक्स में इंडिया का क्या योगदान है, जो प्रारंभिक योगदान है, जो फिजिक्स के बारे में बताया। ऐसे भी फिजिक्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो वैशेषिक दर्शन, एक दर्शन का बुक है, वो कनाद द्वारा रचित है। कनाद, पुस्तक का नाम है वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन में जान रहे हैं किसका उल्लेख है, वैशेषिक दर्शन में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का उल्लेख, ग्रेविटेशन के बारे में उल्लेख। ग्रेविटेशन का उल्लेख किसमें है, देखिए फिजिक्स में है ना, कनाद, वैशेषिक ग्रेविटेशन का उल्लेख कनाद द्वारा, वैशेषिक दर्शन जो पुस्तक है उसमें किया गया। अब अगर दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए, मैं जो भी बता रहा हूँ ये है शुरुआत, इसके बाद ही सारा इनोवेशन और इन्वेंशन हुआ है। अब आइए केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के बारे में भी बता दूंगा तुरंत। चलिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में क्या है, कैसे केमिस्ट्री के बारे में कनाद का ही वैशेषिक दर्शन जो है, कनाद का वैशेषिक दर्शन,
वैशेषिक दर्शन में कनाद का जो वैशेषिक दर्शन है इसमें ये बताया गया था कि जो अर्थ बना हुआ है वो कैसे बना है इसके बारे में। इसके बाद ये एटम का उल्लेख, मॉलिक्यूल का उल्लेख किसमें है, तो कनाद का जो ये है इसमें जो वैशेषिक दर्शन है इसमें अणु परमाणु का उल्लेख है। ये डाल्टन और बोर से बहुत पहले की बात है ना। अणु और परमाणु का उल्लेख कहाँ, तो कनाद के वैशेषिक दर्शन में है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और साइंटिस्ट नागार्जुन का जो पुस्तक का नाम है रस रत्नाकर, और एक पुस्तक है रसेंद्र मंगल। ये दोनों जो पुस्तक है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है केमिस्ट्री के बारे में, जैसे धातु, इसके बाद धातु मेटल्स हो गया धातु के बारे में। अब धातु का शोधन कैसे, रिफाइनिंग मेटल्स, इसके बाद एलॉय, इसके बाद जो मेटल और नॉन मेटल से जुड़ा हुआ जो भी इन्फॉर्मेशन है पहली बार ये कौन बता रहा है, नॉन मेटल से नहीं, मेटल से जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है पहली बार नागार्जुन द्वारा बताया जा रहा है। इसके बाद ही तो मॉडर्न इन्वेंशन इनोवेशन का दौर शुरू हुआ। शुरुआत तो हमने की है, भारत ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अब किसको, मेडिसिन सेक्टर, चिकित्सा क्षेत्र को। देखिए कैसे इंडिया मेडिसिन चिकित्सा विश्व को रास्ता दिखाया। देखिए जो भी सब्जेक्ट के बारे में बोल रही है विश्व को रास्ता दिखाने वाला है, इसके बाद ही विश्व में कुछ हुआ है। इसीलिए तुम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु रह चुका है, अब उसको फिर से विश्वगुरु की दिशा में आगे बढ़ना होगा, बताना होगा विश्व को, ये बताना होगा कि जो इन्वेंशन जो दिख रहा है आज मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसका आधार कहीं ना कहीं भारत से लिया गया है। इसी को तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो मेडिसिन सेक्टर में देख लीजिए, तो मेडिसिन सेक्टर में तो सबसे पहले जो रिसेंटली पूरा विश्व हमारा हमको माना है, किस लिए माना है, तो योगा के लिए। जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाने लगा है। ये योग का जनक कौन है, चलिए देख लेते हैं। पतंजलि। मेडिसिन के सेक्टर में योगा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। योग का जनक पतंजलि हो गया। शुरुआत योगा की कहाँ से हुई, हमारे इंडिया से। चलिए फिर आगे बढ़े। आयुर्वेद का जनक धन्वंतरि, ये ऐसे चिकित्सक हैं। आयुर्वेद के जनक आयुर्वेद, इसे भी अब माना जाने लगा है। आयुर्वेद का जनक चिकित्सा सेक्टर में अपना योगदान मैं बता रहा हूँ, भारत का योगदान मैं बता रहा हूँ। चरक संहिता एक पुस्तक है, चरक संहिता, इसके रचयिता चरक। और चरक संहिता में जो जानकारी दी गई है जानते हैं, इसीलिए इसको चरक संहिता में जो जानकारी उसके आधार पर चरक को विश्व का पहला सर्जन माना जाता है, यानी चीरफाड़ करने वाला। विश्व का पहला सर्जन चरक संहिता में जो वर्णन है उसके आधार पर किसे कहा जाता है, तो चरक को माना जाता है। फिर आगे बात करेंगे विश्व का पहला प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जरी जो विश्व में पहला किया गया, वो सुश्रुत संहिता पुस्तक का नाम, रचयिता सुश्रुत। और ये क्या है, विश्व का पहला कॉस्मेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन। विश्व का पहला प्लास्टिक सर्जन। ये मेडिसिन सेक्टर में दिखा रहे हैं कि विश्व को कैसे भारत ने आईना दिखाया, और फिर इन्हीं स्रोतों के आधार पे ही तो आगे बढ़ा विश्व, और नए नए जो खोज होते गए, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आज डेवलप की है, उसके पीछे से है किसी भी सेक्टर, उसके पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान से विश्व को परिचित कराना है। कैसे होगा, तो वो जो हमारा योगदान है उसे विश्व के सभी पटलों में इन बातों को रखना। जैसे योगा को एक्सेप्ट किया गया, इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेडिसिन के सेक्टर, अब मेडिसिन के सेक्टर में बात कीजिए तो देखिए उस समय पशु चिकित्सा की भी बात हो रही थी। एक पुस्तक का नाम है सलिहोत्र संहिता। मैंने कहा था कि आपको सारा प्रूफ के साथ बताऊंगा। इसका रचयिता है आचार्य सालिहोत्र। और सालिहोत्र संहिता में जान रहे हैं उल्लेख किसका है, घोड़े की बीमारी और उसका इलाज।
और उपचार, घोड़े की बीमारी और उपचार, यानी मेडिसिन सेक्टर में उस समय केवल मनुष्य से जुड़ा हुआ है नहीं, पशु चिकित्सा के बारे में भी उल्लेख भारत में मिलता है, प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सब्जेक्ट और जो कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारा क्या योगदान, नक्षत्र विज्ञान के बारे में क्या है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब बात कर रहे थे, इससे पहले मैंने आर्यभट्ट सिद्धांत में भी कहा था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी उल्लेख आर्यभट्ट सिद्धांत में है, लेकिन उससे अलग जो है उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र विज्ञान में क्या है कि नक्षत्र विज्ञान में जो उल्लेख है हमारा, ये देख लीजिए कि जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स में जुपिटर और वेनस यानी बृहस्पति और शुक्र के बारे में पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया, तो चलिए देख लीजिए। वापदेव, आचार्य वापदेव, इन्होंने पहली बार बृहस्पति ग्रह के बारे में इन्होंने कहा। वापदेव ने कहा पहली बार जुपिटर के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में, जुपिटर प्लैनेट के बारे में किसने कहा, वापदेव ने। ये भी पहली बार जो हो रहा है, मैंने कहा था कि पहली बार जो होगा उसी का मैं उल्लेख करूंगा। वेन, आचार्य वेन, इन्होंने पहली बार वेनस के बारे में कहा, शुक्र ग्रह। और इंडियन माइथोलॉजी की बात अगर करें तो इंडियन माइथोलॉजी में सैटर्न के बारे में तो भरा पड़ा हुआ है। ये सीधे सीधे इंडियन एस्ट्रोलॉजी का सेक्टर है और ये इंडियन माइथोलॉजी में ये भरा हुआ है। इंडियन माइथोलॉजी, और इंडियन माइथोलॉजी में जो ग्रह का उल्लेख है, प्लैनेट का, वो है सैटर्न, शनि ग्रह। अब आप गौर करें, देखें कि मैं जो भी बातें इसमें रख रहा हूँ ये सभी विश्व में पहली बार हो रही है। विश्व में पहली बार इन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है और इनक्रेडिबल इंडियंस जो विभूति रह चुके हैं उनके द्वारा ये लाया जा रहा है। तो यही तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई सामान्य बात नहीं है कि विश्व में हम लोग इन चीज़ों को लेकर सबसे पहली बार आगे आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करने के साथ ही क्या हो जाता है कि या तो यूएसए या यूरोप, चाइना, जापान, ऐसे देशों का नाम आता है। लेकिन आप जानते हैं दिल्ली में जो एक लौह स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, हमारा टेक्नोलॉजी का अगर बात कर ली जाए, प्रौद्योगिकी की, तो प्रौद्योगिकी में विश्व का इससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। क्या है, दिल्ली में जो लौह स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है, लौह स्तंभ जो है इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये हमारा टेक्नोलॉजी का प्रमाण है, जिसे देश विदेश के साइंटिस्ट आज भी इस प्रमाण को समझ नहीं पाए हैं कि ये लौह स्तंभ कैसे, जो उसमें जंग लगना चाहिए वो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, कौन से मेटल को मिलाकर ये बनाया गया था, ये बहुत बड़ी बात है।